वेपर प्रेशर, शॉर्ट में लिखेंगे बीपी। वेपर प्रेशर क्या होता है? मान लीजिए इस तरीके से मैंने इस तरीके से एक क्लोज कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर के अंदर मैंने मान लीजिए लिक्विड डाल दिया, ये लिक्विड है। अब होगा ये कि ये जो लिक्विड है ये वेपोराइज होगा। तो जब ये लिक्विड वेपोराइज होगा यहाँ पर, तो यहाँ पे आ जाएगा रेट ऑफ वेपोराइजेशन या एवापोरेशन। और जब ये वेपर जो है वो ऊपर जाके ठंडी हो जाएगी और फिर ये लिक्विड में कन्वर्ट होकर धीरे धीरे नीचे गिरने लग जाएगी। तो इससे क्या होगा कि इसको मैं बोलूँगा रेट ऑफ कंडेंसेशन। अब एक ऐसा टाइम आ जाएगा जहाँ पर रेट ऑफ एवापोरेशन ये इक्वल हो जाएगा किसके? रेट ऑफ कंडेंसेशन के इक्वल हो जाएगा। तो इसी को हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। इसको क्या बोलेंगे? इक्विलिब्रियम। 11th क्लास में पढ़ा गया है इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट होता है। इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है इफ़ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। तो रेट ऑफ एवापोरेशन ये फॉरवर्ड रिएक्शन है और रेट ऑफ कंडेंसेशन ये हमारी बैकवर्ड है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो इसको हम बोलेंगे इक्विलिब्रियम पॉइंट। तो वेपर प्रेशर को इक्विलिब्रियम पर ही डिफाइन किया जाता है। इसको हम बोलते हैं प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स। प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो वेपर प्रेशर को हम कैसे करके डिफाइन करते हैं? वेपर प्रेशर को हम डिफाइन करते हैं जैसे मान लीजिए एक क्लोज कंटेनर है, उस कंटेनर के अंदर आपने कोई भी लिक्विड ले लिया। अब ऐसा होगा कि पर्टिकुलर टाइम के बाद में इसमें एवापोरेशन होने लग जाएगा। जब ये एवापोरेट होगा तो कंटेनर क्लोज है, तो ये एवापोरेट हो, जब ये ऊपर के लिए जाएगा तो जाकर ये यहाँ पर ठंडा हो जाएगा। ठंडा होकर ये वेपर जो है वो कंटिन्यूसली किस में जाने लग जाएगी? लिक्विड में। तो अब यहाँ पर आ जाएगा रेट ऑफ कंडेंसेशन, रेट ऑफ एवापोरेशन। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एवापोरेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट दोनों इक्वल हो जाएं, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में रेट ऑफ कंडेंसेशन और रेट ऑफ एवापोरेशन ये दोनों ही इक्वल हो जाएंगे। जिस पॉइंट पर ये इक्वल होते हैं, चाहे वो फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए इक्वल हो, हम उसी पॉइंट को हम इक्विलिब्रियम पॉइंट मानकर इसको डिफाइन करेंगे। डिफाइन कैसे करेंगे? प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर्स एट इक्विलिब्रियम इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। समझ में आ गया है? अब इसको रफ करता हूँ, आगे का काम करिए। अब वेपर प्रेशर को और क्लियरली समझाया था राउल्ट ने। राउल्ट्स क्या बोलते हैं? अब राउल्ट्स लॉ जो दिया गया है, इट इज़ वैलिड फॉर आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं वो अपने लोग बाद में देखेंगे, लेकिन मैंने ये बता दिया आपको ये किसके लिए वैलिड होता है? आइडियल सॉल्यूशन के लिए। इसके बाद ये होता क्या है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ क्या होता है कि इफ़ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडिड, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट is added, vapor pressure is a product of vapor pressure of a solution is a product of vapor pressure of pure liquid and मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। देखिए ये ये जो राउल्ट्स लॉ दिया गया है, ये मैथमेटिकली एक्सप्रेशन दिया हुआ है। मैथमेटिकली एक्सप्रेशन क्या है? PS इक्वल टू P0 इंटू एक्स सॉल्वेंट। इस एक्सप्रेशन को देखकर हमने डेफिनेशन बनाई हुई है, तो इसको आपको याद करना पड़ेगा प्योरली, और इस एक्सप्रेशन को देखकर ये डेफिनेशन बनाई गई है। अब इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात आ रही है वो आ रही है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। तो इसका मतलब क्या है नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का? तो इसको मैं पहले से बता दूं, राउल्ट्स लॉ क्या है। राउल्ट्स लॉ आपसे जब पूछा जाएगा तो आप बताएंगे व्हेन नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट इज एडेड, वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट।
ये चीज़ आपको प्योरली याद करनी है। किसके लिए वैलिड होता है? आइडियल सॉल्यूशन। ये अपने लोग आगे देखेंगे कि आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। फिलहाल मैं ये बताता हूँ कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का क्या मतलब होता है। देखिए ऐसा होता है, यहाँ पर इस तरीके से मैंने यहाँ पर कोई लिक्विड ले लिया, यहाँ पर मैंने लिक्विड ले लिया। अब आपने इसमें कोई नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल दिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है ऐसा सॉल्यूट जिसकी वेपर ना बने। तो अगर आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट डाल रहे हैं तो क्या होगा? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब ऐसा सॉल्यूट, ऐसा आपने कंपाउंड जो वॉलेटाइल ना हो, यानी कि जिसकी कभी भी वेपर ना बने, जैसे ग्लूकोज, फ्रक्टोज और गैलेक्टोज, बहुत सारे ऐसे कंपाउंड हैं सॉल्ट, इनकी कभी भी वेपर नहीं बनती है जब आप इसको हीट कराएंगे। जैसे मान लीजिए आपने शुगर सॉल्यूशन ले लिया, अब आपने उसको गर्म कराया तो वाटर वेपोराइज हो जाएगा, लेकिन शुगर ऐसे कैसे नीचे रह जाएगी। तो शुगर इज़ अ नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, उसकी वेपर नहीं बनेगी। तो आपने नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को इस वाटर में ऐड करा दिया, तो इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि ये इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई कर लेगा। हालांकि ये चीज़ आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में भी आएगी, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा यहाँ आइडिया दे देता हूँ। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब आप इसमें ऐड कराते हैं तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को ऐड कराने पर ये जो सरफेस होती है लिक्विड की सरफेस, इस लिक्विड की सरफेस को ये नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट जो है वो ऑक्यूपाई करा लेता है, क्योंकि साइज़ में बड़े पार्टिकल्स होते हैं, ये इसको ऑक्यूपाई करा लेंगे। तो ये इसकी सरफेस को ऑक्यूपाई करा लेंगे, लिक्विड की सरफेस को ऊपर के लिए ऑक्यूपाई करा लेंगे। अब इससे क्या होगा कि जितना पेपर प्रेशर ऊपर लग रहा था, यानी कि जिस प्रेशर से ये लिक्विड ऊपर के लिए जा रहा था, अब उस प्रेशर से ये ऊपर के लिए नहीं जा पाएगा। तो यहाँ पर वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा तो हाई टेम्परेचर विल बी रिक्वायर्ड फॉर द बॉइलिंग। तो बॉइलिंग कराने के लिए यहाँ पर टेम्परेचर आपको देना पड़ेगा, ज़्यादा देना पड़ेगा, तो इससे बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा। तो ये जो है, अब ये यहाँ पे क्यों हुआ? क्योंकि ये सरफेस ऑक्यूपाई हो गई। तो यहाँ पर नाउ लेसर सरफेस एरिया इज अवेलेबल फॉर solvent particle so that vapor pressure of liquid of solution decreases। तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। ये मतलब होता है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ऐड कराने पर ये फिनोमेना होता है। तो नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब होता है जिसकी वेपर ना बने। तो राउल्ट्स लॉ में क्या है कि नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट को जब आप इसमें ऐड करा देते हैं तब वो बन जाएगा हमारा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन बनने पर उस सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर जो होगा वो किसका प्रोडक्ट होगा? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट। ये चीज़ आपको याद रखनी है, मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट सॉल्वेंट, ये आपको याद रखना है प्योरली। राउल्ट्स लॉ है ये। अब मैं इसको आगे आपके लिए आगे बताता हूँ टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं। पहले नंबर बात करेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन में सॉल्यूशन दो तरह के होते हैं। पहला सॉल्यूशन होता है आइडियल सॉल्यूशन और दूसरा होता है नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं? पहले बात कर लेते हैं आइडियल सॉल्यूशन की। तो आइडियल सॉल्यूशन हम किसको बोलते हैं कि विच फॉलोज राउल्ट्स लॉ, जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं। और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं वो नॉन आइडियल सॉल्यूशन होते हैं, और जो राउल्ट्स लॉ को फॉलो करते हैं वो आइडियल सॉल्यूशन होते हैं। अब आइडियल सॉल्यूशन में जैसे मान लीजिए कंडीशन क्या है, जैसे मान लीजिए आपने A प्लस B, A लिक्विड B लिक्विड आपस में मिक्स करा के आपने AB सॉल्यूशन बना लिया। AB क्या बना लिया? आपने सॉल्यूशन तैयार कर लिया। अगर मान लीजिए मैं ये कहूँ कि जो A के जो मॉलिक्यूल्स हैं, इनकी बॉन्डिंग जो है वो इस तरीके की है और B की बॉन्डिंग किस तरीके की है? इस तरीके की है। अगर इन दोनों के बीच में जो बॉन्डिंग है वो इक्वल है, इक्वल बॉन्डिंग है, यानी कि अगर मान लीजिए जितना स्ट्रॉन्ग A और A के बीच के बॉन्ड है उतने ही स्ट्रॉन्ग B और B के बीच के बॉन्ड है, तो होगा क्या कि यहाँ पर जो सॉल्यूशन तैयार हुआ है इनके बीच की बॉन्डिंग जो है वो इक्वल होगी किसके? A और B के। यानी कि ये मैं यहाँ पर बता रहा हूँ कि जो एक बात करूँ बॉन्ड स्ट्रेंथ की, तो इनकी और A और B की आपस में बॉन्डिंग जो है वो कैसी होगी? इक्वल। अगर बॉन्डिंग इक्वल होगी तो डेल्टा H मिक्सिंग जो होगी
वो कैसी होनी चाहिए, 0। डेल्टा एच मिक्सिंग का मतलब जो एंथैल्पी चेंज है मिक्सिंग का जो एंथैल्पी चेंज है वो 0 है। यानी कि अगर मैं बात करूं कि जितने मान लीजिए इन बॉन्ड को यानी कि ए और बी को आपस में मिक्स कराने पर जितनी एनर्जी देनी पड़ी उतनी एनर्जी ए और बी के मॉलिक्यूल बनने के बाद रिलीज हो गई। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी चेंज आया मिक्सिंग का वो 0 आ गया। ऐसी की ऐसी डेल्टा बी जो है मिक्सिंग का क्या आना चाहिए, 0। ये कंडीशन मैं किसके लिए बात कर रहा हूँ, केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए। हाइपोथेटिकल बात है, आइडियल सॉल्यूशन होता नहीं है। ऐसा कभी नहीं होगा कि इनकी बॉन्डिंग जो है वो इसकी बॉन्डिंग के इक्वल हो जाए, क्योंकि अगर मान लीजिए ए और बी की बीच में बॉन्डिंग करानी है मुझे, तो इस बॉन्डिंग को तोड़ना पड़ेगा, इसको भी ब्रेक करना पड़ेगा, फिर इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म होगा। तो ज़रूरी नहीं है कि इनके बीच में जो बॉन्ड है जितना स्ट्रॉन्ग इनके बीच में बॉन्ड है ए और बी के बीच में भी उतना ही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाए। लेकिन एक हाइपोथेटिकल बात है, आइडियल सॉल्यूशन, जितनी भी आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल गैसेस होती हैं, कुछ भी हो, आइडियल स्टूडेंट हो, कभी आइडियल स्टूडेंट भी नहीं होता है। तो कहने का मतलब ये आइडियल स्टूडेंट भी नहीं होता। अगर मान लीजिए कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है कि अगर मान लीजिए ए के बीच के और बी के बीच के, मैं केवल हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ कि अगर ऐसा हो जाए कि ए बी के बीच की बॉन्डिंग इनके बीच की बॉन्डिंग के इक्वल हो जाए, तो फिर मैं बात कर सकता हूँ कि डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगा वहाँ पर 0, डेल्टा वी मिक्सिंग भी क्या होगा वहाँ पर 0। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। जैसे मान लीजिए मैं बात करूँ डेल्टा जी होता है गिब्स एनर्जी चेंज। अब गिब्स एनर्जी चेंज अगर कोई प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होता है तो उसके लिए माइनस होता है, और अगर मान लीजिए नॉन स्पॉन्टेनियस है तो उसके लिए पॉजिटिव होगा। तो डेल्टा जी इसके लिए नेगेटिव होता है। ये कोई भी आप सॉल्यूशन तैयार करिए, चाहे वो आइडियल हो चाहे नॉन आइडियल हो, डेल्टा जी उसके लिए नेगेटिव ही होगा। लेकिन डेल्टा एस जो होगा एंट्रोपी चेंज हमेशा पॉजिटिव होगा। ये किसके लिए है, ये बोथ आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये दोनों के लिए है। आइडियल एंड नॉन आइडियल, ये दोनों के लिए कंडीशन है। लेकिन ये कंडीशन केवल किसके लिए है, ओनली फॉर आइडियल सॉल्यूशन, क्योंकि नॉन आइडियल में ये वेरी कर जाएंगे। आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये कंडीशन होती है और बाकी किसी के लिए कंडीशन नहीं है। अब मैं जरा राउल्ट्स लॉ को जरा एक्सप्लेन करता हूँ कि राउल्ट्स लॉ जो था वो अपने ने किस तरीके से किया हुआ था। तो इसके लिए थोड़ा सा रफ कर रहा हूँ मैं। अब राउल्ट्स लॉ जो था वो ये था कि राउल्ट्स लॉ PS इक्वल टू P0 इंटू एक्स सॉल्वेंट था। अगर मैं इसके लिए दो अलग अलग लिक्विड के लिए ले लूँ, तो मैं अगर मान लीजिए PA कर दूँ तो ये हो जाएगा PA इक्वल टू P0A इंटू XA, और अगर मैं इसके लिए PB कर दूँ तो ये हो जाएगा P0B इंटू XB। अगर मैं डाल्टन लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर लगा दूँ, यानी कि मैं अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ, डाल्टन्स क्या बोलता है, डाल्टन ये बोलता है कि टोटल प्रेशर ऑफ द कंटेनर इज अ सम ऑफ ऑल पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैसेस। यानी कि जो P टोटल होगा वो किसके इक्वल होगा, PA प्लस PB के होगा। अब मैं यहाँ वैल्यू को अगर पुट कर दूँ तो P टोटल इक्वल टू हो जाएगा P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB, ठीक है। और अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, क्योंकि x से इक्वल टू क्या होता है 1 माइनस XB, तो P टोटल इसको इस तरीके से लिखा जा सकता है इक्वल टू P0 XA की जगह मैं लिख दूं 1 माइनस XB प्लस P0B इंटू XB। ये चीज़ आप याद रखेंगे, इसका यूज़ आएगा आगे न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल जब करेंगे तब इसमें इसका यूज़ करेंगे। अब मैं इसके लिए अगर कर्व की बात करूँ तो यहाँ पर मैं मोल फ्रैक्शन A का 1 मान लूँ, तो यहाँ पर मोल फ्रैक्शन B का मैं 1 मान लूँ, तो यहाँ मोल फ्रैक्शन B का क्या हो जाएगा 0, और यहाँ पर मोल फ्रैक्शन ऑफ A का क्या हो जाएगा 0। अब मान लीजिए मैं यहाँ पर, ये आपको पता है स्ट्रेट लाइन का कर्व है, ये कर्व जो बनेगा स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। ये मैथमेटिक्स में सिखाया जाता है, ये स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो मैं इसको इस तरीके से बना दूँ तो यहाँ पर आ जाएगा PA इक्वल टू P0A इंटू XA, और यहाँ पर मैं ले लूँ तो यहाँ पर आ जाएगा आपका PB इक्वल टू P0B इंटू XB। अगर मैं इनको आपस में मिला दूँ तो ये हो जाएगा P टोटल इक्वल टू PA प्लस PB, ये इसको रिप्रेजेंट करेगा।
तो ये कर्व किसके लिए है? केवल आइडियल सॉल्यूशन के लिए, और किसी के लिए कर्व नहीं है। अगर ऐसा होता हो कि मतलब आइडियली जो है कोई सॉल्यूशन आइडियल हो, तब हम उसको इस कर्व से रिप्रेजेंट करेंगे। आइडियल सॉल्यूशन के लिए राउल्स लॉ का एक्सप्लेनेशन है आगे के लिए। अब इसको देखेंगे आगे नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए क्या होगा। इस पे डिपेंडेंट क्वेश्चन पूछा जाता है, न्यूमेरिकल आता है इस पे डिपेंडेंट, वो अपने लोग बाद में करेंगे। लेकिन फिलहाल अपने लोग आइडियल सॉल्यूशन की बात कर ली, अब नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करेंगे। अब बात करते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन की। नॉन आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है विच डज नॉट फॉलोज राउल्स लॉ, जो राउल्स लॉ को नहीं मानता, हम उसको बोलते हैं नॉन आइडियल सॉल्यूशन। आइडियल सॉल्यूशन में कुछ एग्जांपल मैंने शायद बताने से रह गए थे, तो उसके एग्जांपल मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ। एग्जाम्पल्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन की बात कर रहा हूँ। जैसे मान लीजिए बेंजीन प्लस टोलुइन एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन और इथाइल क्लोराइड C2H5Cl प्लस C2H5Br, ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आइडियल सॉल्यूशन के लिए जो आपको याद रखना है। अब मैं बात कर रहा हूँ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्स लॉ को नहीं मानते, तो ये राउल्स लॉ से क्या रिप्रेजेंट करते हैं? डेविएशन। तो ये दो तरह के होते हैं। एक तो इनमें डेविएशन जो होता है वो होता है पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। एक तो राउल्स लॉ से इनमें क्या होता है? पॉजिटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन ऐसे लिख देता हूँ, पॉजिटिव डेविएशन। और एक होता है नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो राउल्स लॉ से इसमें क्या होता है? नेगेटिव डेविएशन। तो सबसे पहले स्टडी कर रहे हैं पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मान लीजिए मेरे पास ए प्लस बी और बी है, ठीक है, और इससे मैंने एक सॉल्यूशन तैयार किया ए बी का। अगर मैं ये कहूँ कि ये जो बॉन्ड बना है ये कैसा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, कैसा बॉन्ड है ये? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, या मैं इसको पहले नंबर बी को मान लेता हूँ। और ये वाले बॉन्ड दोनों कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग। इसका मतलब ये है कि अगर तो वो सीधी सी बात है, अगर ए और ए, ये आपका कोई ए टाइप का कोई अगर मान लीजिए आपका लिक्विड है और बी टाइप का हमारा लिक्विड है, तो अगर इनमें आपस में जो म्यूचुअल बॉन्डिंग होगी, अगर ये स्ट्रॉन्ग है बी और बी के बीच में, ए और ए के बीच में, तो डेफिनेटली ये इसके साथ मिक्स नहीं होना चाह रहा होगा। अगर ये इसके साथ मिक्स नहीं होना चाह रहा होगा तो डेफिनेटली यहाँ पर ए और बी के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो बहुत वीक बॉन्ड बनेगा। ए और बी के बीच में जो बॉन्डिंग हुई वो वीक हुई, जबकि इनकी म्यूचुअल बॉन्डिंग जो है वो स्ट्रॉन्ग थी। तो ऐसे में क्या होगा कि वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ये मिक्स होना नहीं चाह रहे, मॉलिक्यूल के साथ में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग नहीं बनाना चाह रहा, उसके साथ मिक्स नहीं होना चाह रहा है। तो इससे क्या होगा कि यहाँ पर वीक बॉन्ड बनेगा। वीक अगर बॉन्ड बनेगा तो यहाँ पर क्या क्या होने वाला है? एक तो डेल्टा एच मिक्सिंग, ये कैसी होने वाली है? पॉजिटिव, क्योंकि एंथैल्पी चेंज कैसा होने वाला है? पॉजिटिव। पॉजिटिव क्यों होने वाला है? पॉजिटिव इसलिए होने वाला है क्योंकि ये प्रोसेस कैसा होने वाला है? एंडोथर्मिक, क्योंकि ये आपस में मिलना तो चाह नहीं रहे होंगे, तो हमने एनर्जी दी होगी। अगर हमने एनर्जी दी होगी तो एनर्जी रिक्वायर्ड है, एनर्जी देने पर ये सॉल्यूशन तैयार हुआ है। तो एनर्जी देने का मतलब प्रोसेस क्या है? एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच कैसा होता है? पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हो जाएगा ये। और अगर मैं बात करूँ यहाँ पर वॉल्यूम की, तो डेल्टा वी मिक्सिंग जो है ये भी हमारी कैसी हो जाएगी? पॉजिटिव, क्योंकि वॉल्यूम क्या हो जाएगा? इंक्रीज। मॉलिक्यूल्स आपस में जब मिलना नहीं चाह रहे हैं तो डेफिनेटली वो उनके बीच में बॉन्डिंग हो नहीं पाएगी, स्ट्रांगली बॉन्डिंग नहीं हो पाएगी, और फिर उससे क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज कर जाएगा। तो ये दो कंडीशन किसके लिए है? ये पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ के लिए। अब बाकी आपको कंडीशन पता है, डेल्टा जी क्या होगा इसके लिए? नेगेटिव, क्योंकि स्पॉन्टेनियस है, और डेल्टा एस क्या होगा इसके लिए? नेगेटिव। ठीक है ना? तो ये चीज़ आपको डेल्टा एस पॉजिटिव होगा, डेल्टा जी नेगेटिव, डेल्टा एस
पॉजिटिव होगा। ये मैंने कंडीशन राउंड जब मैंने कराया था आइडियल सॉल्यूशन, तो आइडियल में ये आइडियल और नॉन आइडियल दोनों के लिए, जबकि ये किसके लिए, केवल और केवल पॉजिटिव डेविएशन नॉन आइडियल सॉल्यूशन के लिए। अब इसमें इसके एग्जाम्पल याद करना है। एग्जाम्पल क्या है, जैसे मान लीजिए पॉजिटिव डेविएशन है तो मिक्स नहीं होना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर इसके जो एग्जाम्पल हैं वो आप ध्यान रखेंगे। तो इसमें एग्जाम्पल जो है वैसे पहला तो है ये एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड। तो कार्बन डाइसल्फाइड और एसीटोन का एग्जाम्पल आप प्योरली इसके एग्जाम्पल आपको याद रखना है और इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो एसीटोन और कार्बन डाइसल्फाइड एग्जाम्पल है पॉजिटिव डेविएशन का। ये एसीटोन प्लस बेंजीन भी एग्जाम्पल है। कार्बन टेट्राक्लोराइड और टोलुइन भी इसका एग्जाम्पल है। लेकिन जनरली इसमें जो एल्कोहल वाले होते हैं जैसे CH3OH वाटर, आपका C2H5OH प्लस वाटर, एल्कोहल प्लस वाटर, तो ये वाले जितने भी इसमें एग्जाम्पल आते हैं एल्कोहल प्लस वाटर वाले, वो सभी क्या है, पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करते हैं राउल्ट लॉ से। तो ये आपका याद करने वाली चीज़ है। अच्छा, इसमें कर्व की अगर मैंने बात करूँ तो कर्व मैंने जो बनाया था उस समय वो कुछ इस तरीके का दिखाई दे रहा था आपको। आइडियल के लिए कर्व इस तरीके का था, x = 1, xb = 0, xb = 1 और x = 0। लेकिन यहाँ पर कर्व जो है वो थोड़ा सा वेरी करेगा क्योंकि ये पॉजिटिव डेविएशन हो रहा है। तो डेविएशन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं कर्व को इस तरीके से बनाऊंगा, ऊपर के लिए उठा हुआ। इस तरीके से उठा हुआ बनाऊंगा। तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि डेविएशन मतलब आइडियल तो यहाँ तक था लेकिन इससे ऊपर इतना उठ गया ये। तो ये जो इतना उठ गया ये पॉजिटिव डेविएशन है, ये पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। कर्व अगर आप इस तरीके से ऊपर के लिए दिखाएंगे तो पॉजिटिव होगा और नीचे के लिए दिखाएंगे तो नेगेटिव डेविएशन के लिए होगा। तो पॉजिटिव डेविएशन मतलब ये है कहने का कि आइडियली तो वो इस तरीके से होना चाहिए, स्ट्रेट लाइन जाना चाहिए, लेकिन वो जा किस तरह, इस तरीके से जा रहा है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है कर्व के बारे में। तो ये आप इसको याद कर लें। इसके बाद करते हैं नेगेटिव डेविएशन। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें। अब देखिए नेगेटिव डेविएशन में क्या होगा, वो बिल्कुल इसका अपोजिट है। तो जो जहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग है वहाँ मैं क्या कर दूंगा, वीक। ये नेगेटिव डेविएशन है राउल्ट लॉ से। और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ये वीक, और ये चीज़ क्या हो जाएगी हमारी, स्ट्रॉन्ग। अब पहले ज़रा ध्यान से समझिएगा ऐसा क्या हुआ है। अगर मान लीजिए ए और बी, इनके बीच में अगर जो बॉन्डिंग है वो बहुत वीक बॉन्डिंग है, बी और बी इनके बीच में बहुत वीक बॉन्डिंग है, जब इनको आपस में मिलाऊंगा तो बॉन्डिंग ए और बी की क्या हो जाएगी, स्ट्रॉन्ग। इनकी बॉन्डिंग कैसी हो गई, स्ट्रॉन्ग। अगर इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग हो गई है तो इनको आपने आसानी से मिला लिया, आसानी से मिक्स करा लिया, सॉल्यूशन तैयार आसानी से हो जाएगा। यानी कि ऐसे सॉल्यूशन के लिए हम क्या बोलेंगे कि ये प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। कैसा प्रोसेस है, एक्सोथर्मिक। जबकि पॉजिटिव डेविएशन में कैसा प्रोसेस हो रहा था, वो आपस में मिक्स नहीं होना चाह रहा था, तो वहाँ एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही थी, तो वहाँ प्रोसेस कौन सा हो गया था, एंडोथर्मिक। लेकिन ये प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक। क्यों एक्सोथर्मिक होगा, क्योंकि ये इजीली तैयार हो जाएगा, क्योंकि इनके बीच की खुद की म्यूचुअल बॉन्डिंग वीक है। तो ये जो बॉन्डिंग करेंगे, बॉन्डिंग आपस में करके क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग करेंगे, और ये प्रोसेस कैसा हो जाएगा, एक्सोथर्मिक। और एक्सोथर्मिक का जो साइन होता है वो कैसा होता है, नेगेटिव साइन होता है। और जब ये आपस में इनकी बॉन्डिंग वीक है और आपस में बॉन्डिंग करके ये ए और बी बना रहे हैं, इनकी बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है, तो इससे क्या होगा, मॉलिक्यूल्स भी आसानी से एक दूसरे के साथ मर्ज हो जाएंगे। तो उससे क्या होगा, वॉल्यूम भी डिक्रीज़ होगा। वॉल्यूम कैसा होगा, डिक्रीज़। तो डेल्टा वी मिक्सिंग क्या होगी, डिक्रीज़ होगी। जबकि ये दोनों चीज़ें ऐसे के ऐसी रहेंगी। इसके एग्जाम्पल बदल जाएंगे। अभी एग्जाम्पल को मैं यहाँ से हटा देता हूँ। एग्जाम्पल दोनों के अलग अलग हैं, वो तो आपको याद ही रखने पड़ेंगे। एग्जाम्पल इसके क्या हैं, जैसे मान लीजिए HCl प्लस वाटर। अच्छा, वहाँ पे मैं एसिटिक एसिड दे गया था, वो एसिटिक एसिड वाला नहीं हो पाएगा। जैसे HNO3 प्लस वाटर, जैसे H2SO4 प्लस वाटर। ये एग्जाम्पल हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे। इसका कोई लॉजिक नहीं, क्योंकि एग्जाम्पल जो दिए हुए हैं ना, ये किस डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पॉजिटिव को कर रहे हैं, नेगेटिव को कर रहे हैं, ये किस टाइप के डेविएशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये आप देख कर नहीं बता सकते। इस चीज़ को आपको ओवरऑल याद ही रखना पड़ेगा। बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल पूछे भी गए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशंस विल शो पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन। तो आपको ये चीज़ तो याद रखनी पड़ेगी, इसका कोई लॉजिक नहीं है। आप ये सोचिए कि मुझे मैं ये देखकर बता दूं, हालांकि मैं ये देखकर तो आइडिया लग रहा है कि चलो HCl प्लस वाटर आपस में मिला के क्या हो जाएगा, प्रोसेस एक्सोथर्मिक।
तो ये चीज़ तो पता लग रही है, लेकिन कुछ ऐसे भी एग्जाम्पल हैं जो आपको ऐसे आइडिया नहीं लगा सकते। भाई आपके सामने रखे हुए थोड़े, तो आप आइडिया ऐसे नहीं लगा सकते इस चीज़ को, लेकिन ये एग्जाम्पल आपको लॉजिक आप बना सकते हो तो लॉजिक बना लो, नहीं तो फिर आपको ये याद ही रखने पड़ेंगे, इसका कोई लॉजिक नहीं होता है। नेगेटिव डेविएशन में ये जो इस तरीके से कर्व हमने बनाया था ऊपर के लिए उठा हुआ, लेकिन अब हमें ये इस तरीके से करना है कर्व। अब इस तरीके से कर्व करना है नीचे के लिए। अरे भैया पैर नीचे कर लो, ये नीचे के लिए करके दिखाना है। देखो नीचे के लिए जो कर्व दिखा इस तरीके से स्लॉट में जा रहा है जो कर्व, वो किस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है? नेगेटिव डेविएशन के लिए। जो अपर में जा रहा है कर्व वो पॉजिटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये सिर्फ रिप्रेजेंट करने के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब डेविएशन जो हो रहा है वो नेगेटिव में हो रहा है तो वो नीचे के लिए दिखाया हुआ है, पॉजिटिव में हो रहा है तो वो थोड़ा ऊपर के लिए दिखाया हुआ है। ये एग्जाम्पल आप याद कर ले, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं इसके एग्जाम्पल। और ये इसका नेगेटिव है, इसमें कौन सा ये वीक होंगे, ये स्ट्रॉन्ग होगा, प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक होगा। तो ये चीज़ आपको ओवरऑल याद रखने वाली चीज़ें हैं। अब जैसे इसमें ये तो एसिड प्लस वाटर के एग्जांपल थे, कुछ ऐसे भी हैं जैसे जिसमें एसिड वाटर वाले एग्जांपल नहीं है, जैसे क्लोरोफॉर्म और एसीटोन का एग्जांपल। ये क्लोरोफॉर्म को अगर एसीटोन में अगर आप मिक्स कराएंगे तो ये पॉजिटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करेगा राउल्ट्स लॉ से, सॉरी नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ रिप्रेजेंट करेगा। और क्लोरोफॉर्म और बेंजीन की अगर आपने आपस में सॉल्यूशन बनाया है तो भी ये नेगेटिव डेविएशन रिप्रेजेंट करेगा। प्रैक्टिकली है ये चीज़, ऐसे देख कर नहीं बता सकते। एसीटोन प्लस एनिलीन को आपने अगर मिक्स कराया है तब भी ये नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्ट्स लॉ से। तो ये आपके एग्जांपल हैं, ये आपको याद करने पड़ेंगे ओवरऑल। तो इन्हें आप याद करिए, फिर उसके बाद मैं नेक्स्ट टॉपिक करा रहा हूँ एजियोट्रॉप्स। चलिए इसके बाद देखते हैं एजियोट्रॉप्स। एजियोट्रॉप का क्या मतलब होता है? इसको हम बोलते हैं कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर। देखिए ऐसा होता है कि जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर एक सिंपली बात कर रहा हूँ, जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पर दो कंपोनेंट ले लिए जिसमें एक का मोल फ्रैक्शन है XA और दूसरे का है XB। अगर मान लीजिए मैं इसको वेपोराइज़ करा दूँ, वेपोराइज़ कराने पे जब इसका कंपोजिशन वेपर में जाएगा XA डैश मान लेता हूँ, XB डैश मान लेता हूँ, तो क्या जितना कंपोजिशन मतलब ये XA और XB का इस सॉल्यूशन के अंदर है, क्या इतना कंपोजिशन वेपर फेज में होगा? नहीं होगा, चेंज हो जाएगा। और अगर आप फिर से इसको लेकर जाएं और XA डैश और XB डैश को फिर से वेपोराइज कराएं तो इसके बाद जो वेपर बनेगी उसमें भी कंपोजिशन चेंज हो जाएगा। तो कंपोजिशन लिक्विड में अलग होता है, वेपर फेज में कंपोजिशन अलग होता है। लेकिन ऐसा हो जाए कि अगर XA का कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज यानी कि XA XB का कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों ही फेज में इक्वल हो जाए तो ऐसे सॉल्यूशन को हम कहते हैं एजियोट्रॉप्स। तो इसकी डेफिनेशन है एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन। ऐसा नहीं है कि हर कंपोजिशन पे ये एक जैसा ही होगा। एट अ पर्टिकुलर कंपोजिशन इफ कंपोजिशन ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ वेपर फॉर्म्ड इट बिकम्स एजियोट्रॉपिक मिक्सचर। इसका मतलब सिंपल सा यही है कि अगर किसी सॉल्यूशन में कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों में ही सेम होता है तो ऐसे सॉल्यूशन को एजियोट्रॉप्स कहा जाता है। इनको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहा जाएगा क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। तो इसको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर भी कहा जाता है। अब ऐसे में कंपोजिशन ऑफ लिक्विड बिकम इक्वल टू कंपोजिशन ऑफ वेपर फॉर्म्ड हो जाएगा। इट इज़ फॉर्म्ड बाई नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कभी आइडियल सॉल्यूशन नहीं बना सकते हैं क्योंकि आइडियल के लिए कंडीशंस अलग होती हैं, वो हाइपोथेटिकल चीज़ है, जबकि नॉन आइडियल सॉल्यूशन डेविएशन शो करते हैं, मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ। तो ये हमेशा एजियोट्रॉप कौन बनाते हैं? नॉन आइडियल सॉल्यूशन। कैन नॉट बी सेपरेटेड बाई फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, यानी कि ऐसे सॉल्यूशन में जो कंपोजिशन है उसको कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेट नहीं किया जा सकता है क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केवल वही कंपोनेंट सेपरेट किए जाते हैं जिनके बॉइलिंग पॉइंट में मिनिमम 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है, जबकि इनके बॉइलिंग पॉइंट में 0 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होगा, बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि इनका बॉइलिंग पॉइंट कैसा हो चुका है? कॉन्स्टेंट हो चुका है। अच्छा, एजियोट्रॉप दो तरह के होते हैं, एक तो मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, एक होते हैं मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप। बोर्ड ने इसमें से कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कौन से नॉन आइडियल सॉल्यूशन बनाते हैं।
तो इट इज़ फॉर्म्ड बाई सॉल्यूशन शोइंग नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन से सॉल्यूशन बनाएंगे जो नेगेटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से, ये वो बनाते हैं। इसका एग्जांपल क्या है, जैसे C2H5OH प्लस वाटर, तो इसमें अगर एथाइल अल्कोहल को 95% ले लिया जाए, रिमेनिंग 5% वाटर ले लिया जाए, तो इस परसेंटेज पर, इस कंपोजिशन पर ये एज़ोट्रोप है। लेकिन अगर मैं इसको चेंज कर दूं कॉन्सेंट्रेशन को, तो फिर ये एज़ोट्रोपिक मिक्सचर नहीं बोला जाएगा। यानी कि ये प्रैक्टिकली प्रूव किया गया है कि 95% अगर इथाइल अल्कोहल और 5% वाटर को लिया जाए तो फिर ये एज़ोट्रोप की तरह बिहेव करता है। ठीक है। अब ऐसे ही मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप में क्या होता है, इट इज़ फॉर्म्ड बाई सॉल्यूशन शोइंग पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ। तो मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप शो करते हैं ऐसे सॉल्यूशन जो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं राउल्स लॉ से। इसका एग्जांपल है नाइट्रिक एसिड प्लस वाटर, HNO3 प्लस वाटर। यहाँ पर HNO3 की परसेंटेज होती है 68%, रिमेनिंग 32% वाटर होता है। तो इस सिचुएशन में ये मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप को शो करता है और ये मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप को शो करता है। हालांकि इसमें और ज़्यादा डीप में 12th क्लास में नहीं होता है, लेकिन इसमें आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप और मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप, ये दो टाइप होते हैं एज़ोट्रोप्स के, और इसके एग्जांपल याद रखना है। और ये कौन बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन। मिनिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप कौन बनाते हैं, नेगेटिव डेविएशन वाले, और मैक्सिमम बॉइलिंग एज़ोट्रोप बनाते हैं पॉजिटिव डेविएशन वाले। एक एक इसका एग्जांपल याद कर लेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बस इसमें ये याद रखना है कि कंपोजिशन ऑफ इन लिक्विड फेज एंड वेपर फेज बिकम इक्वल। कंपोजिशन लिक्विड फेज में और वेपर फेज में दोनों में कैसा होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर कॉन्सेंट्रेशन पे हो जाए, लेकिन एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन पर ऐसा हो सकता है कि लिक्विड फेज में जितना कंपोजिशन है उतना ही कंपोजिशन वेपर फेज में भी हो सकता है। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम एज़ोट्रोप्स कहते हैं, और यहाँ पर इसका बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट हो जाता है, इसीलिए इसको कांस्टेंट बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर कहा जाता है। और ये हमेशा नॉन आइडियल सॉल्यूशन ही बनाते हैं, कभी भी फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से सेपरेटेड नहीं किए जा सकते हैं, क्योंकि फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से केवल वही सॉल्यूशंस को सेपरेट किया जा सकता है जिनमें 10 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एज़ोट्रोप्स का, इसको आप याद कर लें और इसको लिख लें, नोट डाउन कर लें फटाफट। राहुल जल्दी करो, हाँ जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लो, फटाफट करो।